हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारत में शेरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एशियाई शेर भारत की मूल निवासी एकमात्र शेर प्रजाति है। दूसरा कथन, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। और तीसरा कथन, गुजरात राज्य में स्थित गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशियाई शेरों की आबादी का अंतिम शेष प्राकृतिक आवास है। आपको बताना था कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो सही आंसर था ऑप्शन सी, सभी तीन। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में देश भर में विश्व शेर दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि हर साल 10 अगस्त को विश्व भर में शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। एशियाई शेर भारत की मूल निवासी एकमात्र शेर प्रजाति है, इसलिए कथन एक सही है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है, जिसमें अफ्रीकी और एशियाई शेरों सहित सभी शेर प्रजातियों को शामिल किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए अंतिम शरण स्थली के रूप में मौजूद है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की तरफ। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, जबकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। और दूसरा कथन, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी विधेयक 2023 एक सामान्य विधेयक है, धन विधेयक नहीं। आपको बता दें कि कोकोई भी विधेयक जो राजस्व या व्यय से संबंधित है वित्त विधेयक कहलाता है, जबकि धन विधेयक एक विशिष्ट प्रकार का वित्त विधेयक है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1)(a) से जी में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित होता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को ऐसे प्रावधान के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कुछ संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जैसे कर, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन और भारत के समेकित कोष से धन का व्यय या प्राप्ति या अन्य। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती, इसलिए कथन 2 सही है। हालांकि ये गैर बाध्यकारी सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें नहीं देती है, तब भी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। तो इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में समाचारों में रहे एरिनेपेटन सुपिनेटस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? छिपकली, चीता, वेल या फिर कंगारू? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, छिपकली। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में 248 मिलियन वर्ष पुराने छिपकली जैसे जीव की खोज की है। इसका नाम एरिनेपेटन सुपिनेटस रखा गया है। ये कभी सिडनी के मीठे पानी की झीलों और झरनों में रहता था। ये टेम्नोस्पॉन्डिली परिवार का हिस्सा है, जो लचीले उभयचरों को संदर्भित करता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये उभयचर लगभग 1.5 मीटर या लगभग 5 फीट लंबा था और उसका शरीर सैलमेंडर के आकार का था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये प्रजाति 2 बार विलुप्त होने से बची है, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला भी शामिल है, जिसने लगभग 46 मिलियन वर्ष पहले सभी डायनासोरों में से लगभग 70 से 80% को नष्ट कर दिया था। इसलिए विकल्प सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लोकसभा के लिए नियम 22 और राज्यसभा के लिए नियम 187 में इसका उल्लेख किया गया है। और कथन 2, अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने 2 सांसदों के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार संबंधी शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। आपको बता दें कि संसदीय विशेषाधिकार कुछ अधिकार और छूट हैं जो संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि संसद के सदस्य प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। वहीं लोकसभा के लिए नियम 22 और राज्यसभा के लिए नियम 187 में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है।
विशेषाधिकार समिति एक स्थायी समिति है जो सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। इसकी लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। आपको बता दें कि सुस्वागतम एक इंटरनेट आधारित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों और सभी हितधारकों के लिए शीर्ष अदालत में आगंतुक प्रबंधन को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये उपयोगकर्ता को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने और ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। अगला सवाल, दिल्ली सेवा विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन केंद्र के नियंत्रण में होगा। और दूसरा कथन, इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में दिल्ली सेवा विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा विधेयक का पूरा नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 है। इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन केंद्र के नियंत्रण में होगा, इसलिए कथन एक सही है। इस बिल का मकसद दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाना है। इसमें प्रावधान है कि अब केंद्र सरकार नियम बनाने वाली अथॉरिटी होगी। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के प्रधान गृह शामिल होंगे, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसे 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बी, इसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं। सी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। या फिर डी, इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ओडिशा पुलिस ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में विशेष अभियान के दौरान 21 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या एसटीआर ओडिशा के सबसे उत्तरी भाग में मयूरभंज जिले के भीतर स्थित है। ये ऊंचे पठारों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी खैरी बुरु और मेघाशिनी की जुड़वा चोटियां हैं। इसे वर्ष 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1973 में राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। इसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं। 2250 वर्ग किलोमीटर के संक्रमणकालीन क्षेत्र के साथ इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। गौरतलब है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र परिदृश्य है जो मेलानिस्टिक बाघों का घर है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल, तटीय जल कृषि प्राधिकरण या CAA अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके तहत दिया गया पंजीकरण तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CZR अधिसूचना के तहत वैध अनुमति के रूप में काम करेगा। दूसरा कथन, यह हैचरी और ब्रूड स्टॉक गुणन केंद्र जैसे स्थान बनाने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है। और तीसरा कथन, इसमें नियमों के उल्लंघन पर सिविल फाइन के साथ 3 साल की कैद का प्रावधान है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। हाल ही में भारतीय संसद ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। आपको बता दें कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिया गया पंजीकरण मान्य होगा और इसे तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CZR के तहत वैध अनुमति के रूप में माना जाएगा, इसलिए कथन एक सही है। इससे लाखों छोटे सीमांत जलीय कृषि किसान कई एजेंसियों से CRZ मंजूरी प्राप्त करने की संभावित आवश्यकता से बच सकेंगे। ये उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक फैले CRZ के नोड डेवलपमेंट जोन यानी NDZ के भीतर हैचरी, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर यानी BMC और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर यानी NBC जैसे जल कृषि स्थलों की स्थापना की अनुमति देता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसमें पंजीकरण के बिना तटीय जल कृषि का संचालन करने पर सिविल फाइन के साथ 3 साल की कैद का प्रावधान है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में चर्चित SATAT किस मंत्रालय संस्थान की एक पहल है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय?
तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हाल ही में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में SATAT पहल के तहत बायो CNG या CBG संयंत्र स्थापित किए गए। आपको बता दें कि SATAT का पूरा नाम सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है। ये योजना अक्टूबर 2018 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। ये योजना पेरिस समझौते जैसे समझौतों को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने में मदद करेगी। ये पहल ग्रामीण उद्यमिता, अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देगी। इस पहल के तहत बायोगैस का उपयोग किया जाता है, जो अपशिष्ट या अन्य बायोमास स्रोतों से अवायवीय अपघटन के माध्यम से प्राकृतिक रूप से उत्पादित गैस है। चलिए अगला प्रश्न। हमार समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक स्वदेशी जातीय समूह है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्र में निवास करता है। और दूसरा कथन, ये एक पितृसत्तात्मक समाज है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। मणिपुर हिंसा के बाद नागाओं ने शांति वार्ता समाप्त करने और कुकी, हमार और जो जनजातियों से समर्थन प्राप्त करने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि हमार भारत के पूर्वोत्तर में रहने वाली एक जनजाति है। इसे महार या मार भी कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में रहते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये समुदाय सिंगलुंग से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, जो मध्य या दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है। इस समुदाय के समाज की बात करें तो पिता परिवार का मुखिया होता है और समाज की प्रकृति पितृसत्तात्मक है, इसलिए कथन दो सही है। स्थानांतरित खेती इस समुदाय का मुख्य और पारंपरिक व्यवसाय है। तो इस तरह सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित शब्द एरेंडेल क्या है? ऑप्शन है ए नेबुला, बी दूर का तारा, सी ब्लैक होल, या फिर डी एक्सोप्लैनेट। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।